नमस्कार, अगले सेशन की शुरुआत करें एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज नेशन के सम्मेलन युवा उत्तराखंड युवा उम्मीद। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, भागीरथ शर्मा जी, सुनील दत्त पांडे जी और राजू नैन बोगुड़ा जी। इस पैनल का मकसद बातचीत करने का तीनों वरिष्ठ पत्रकारों से, ये जाहिर तौर पर सबसे बेहतर मौका इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड को करीब से देखा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं, अपने दर्शकों तक वो बात लेकर चलते हैं। भागीरथ शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। वित्त के मामले में बहुत जानकार आप हैं, लेकिन कर्ज के बोझ के तले उत्तराखंड दबता जा रहा है। पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय, अगर हम कुछ बेहतर तरीके से करें तो हो सकता है कि हम इससे उभर भी पाए और उद्योग धंधे आए, उत्तराखंड में रोजगार बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़े। तो ऐसे में आपका क्या सुझाव हो सकता है? आपने अपने पत्रकारिता के जीवन में ऐसी क्या कमियां देखी जिन्हें दूर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और बहुत प्रबुद्ध लोग, आप जानते हैं कि तत्समय जो उत्तराखंड का सकल जो रेवेन्यू जो आता था सरकारी खजाने में, वो बहुत कम था, 1,000 करोड़ भी नहीं था। तो उसके बाद जो 2002 में जब प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ और एक निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई और दिवंगत नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जो औद्योगिकरण हुआ और जिस रफ्तार से हुआ और जिस इच्छा शक्ति से हुआ, तो उसकी ये परिणति है कि आज हम पहले वैट कहा जाता था, अब जीएसटी। तो जीएसटी में जो हमारा रेवेन्यू है आता है करीब करीब 9,000 करोड़ से ऊपर हम जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। मुझे याद है एक प्रकरण 2007 और 2012 के बीच जब गवर्नमेंट थी, मैं कदाचित जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम नहीं लूँगा, जो टाटा ने, आपको ध्यान होगा कि नैनो के लिए उत्तराखंड में अपना प्लांट स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की थी। और इत्तेफाक से चूंकि मैं गवर्नमेंट देखता हूँ और मुख्य सचिव के कार्यालय के बाहर हम भी बैठे थे, तो टाटा के जो प्रतिनिधि थे वो आए हुए थे, तो उनके सीनियर ऑफिसर थे और उनसे हम भी चर्चा कर रहे थे। तो ज्ञात ये हुआ कि उन्होंने ये बताया कि अगर हमारा प्लांट यहाँ लग जाता है तो हम उत्तराखंड सरकार को, उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, हम करीब 100 से 125 करोड़ रुपया पर एनम वैट के रूप में देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी उपलब्धि होती। और पंतनगर में वो ज़मीन चाह रहे थे और जितनी चाह रहे थे उससे कुछ, उसमें कुछ कमी पड़ रही थी, वो उसको उनको दी नहीं जा रही थी, या कारण जो भी रहे हों, वो प्लांट यहाँ लग नहीं पाया। और आपको पता है फिर वो वेस्ट बंगाल तमाम जगह। तो इस तरह की जो इच्छा शक्ति होती है, जो हमारे राजनीतिक लोग होते हैं, जो चुन के आते हैं, निर्वाचित होके आते हैं, तो उनको देखना होना चाहिए कि राज्य में जो हमारा छोटा सा राज्य है, वित्तीय संसाधन सीमित हैं, हमारे आय के स्रोत सीमित हैं। तो नए स्रोत विकसित करने पर जिस प्रकार से सरकारों को प्रयास करना चाहिए था, अभी उस दिशा में हम बढ़ नहीं पाए। मैं एक बड़े उससे हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ, कष्ट भी होता है। सरकारें कोई भी रही हों, कभी सपना दिखाया गया कि हम इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बना देंगे, और फिर एक तुर्रा फेंका गया कि हम इसको हर्बल स्टेट बना देंगे, तो फिर कभी कहा इसको आयुष प्रदेश बना देंगे, कभी कहा गया पर्यटन प्रदेश बना देंगे। तो हम कुछ भी नहीं बना पाई। अब थोड़ा थोड़ा काम हालांकि हर सेक्टर में हुआ है। अब आपको मैं बता दूं, जो सरकार के दस्तावेज़ों में है, यदाकदा हम उनको आज भी देखते हैं, तो 2007 और 12 के जो सरकार थी उसके दौरान 55 जल विद्युत परियोजनाएं, नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ और उस पर टेंडर होने थे। हालांकि वो लघु जल विद्युत परियोजनाएं थी और उसमें मल्टीपर्पज़ यूनिट थी,
उससे हमें जो है हमारे प्रदेश की नहीं बल्कि देश की ऊर्जा ज़रूरतों को काफ़ी उसकी पूर्ति हो पाती। आज हम देखें, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ लगी, लाखों लोगों को रोज़गार मिला, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऊर्जा तो चाहिए। हमारा जो पोटेंशियल है उत्तराखंड में, जो आगणित है गवर्नमेंट के द्वारा, 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता उत्तराखंड में है। हालांकि ये इससे अधिक हो सकती है। ये जितना आगणित है, मैं उस 2007 और 12 के बीच बता रहा हूँ, उस समय जो आगणित था। मतलब सर, सब कुछ पॉलिसी पर ही निर्भर करता है कि किस तरीके से पॉलिसी आप लाते हैं, उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। सुनील, पॉलिसी और भाषण अच्छे हैं, सवाल इच्छा शक्ति का है। सुनील जी, 11 विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में। हरिद्वार पर जोर हर किसी का होता है। सवाल इस बात को लेकर है, जब बात सरकारों पर आती है, अब तीसरा विकल्प आखिर क्यों नहीं मिल पाता उत्तराखंड को? इससे पहले भी यूकेडी की बात करें या दूसरी पार्टियां, उनकी बात करें, उन्होंने जोर आजमाइश की, लेकिन 2 ही पार्टियों में सिमटकर उत्तराखंड रह गए सरकार के मामले में लेकर। तो आपको क्या लगता है कि ज़रूरत तीसरे विकल्प को लेकर क्या है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है वो हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी रही है। क्योंकि जो हमारा ये प्रदेश है, एक तो बौद्धिक संपदा का धनी माना जाता है, और दूसरा इसको सैन्य धाम भी कहते हैं, भाई सैनिक बाहुल्य ये क्षेत्र है। तो हमारी इसलिए जो मानसिकता रही हमेशा, कभी क्षेत्रीय मानसिकता नहीं रही। ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ तो यूकेडी ने उसके लिए जो है प्रयास किए, बहुत आंदोलन बहुत उग्र हुआ, बहुत सालों तक वो लगे रहे कि राज्य बने। जब ये नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे और मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में, तो जब घटना घटी 2 अक्टूबर की, तो उस घटना के बाद एकदम से बहुत तेज़ी से आंदोलन ने आग पकड़ी, जोर पकड़ा, तो ये राज्य बना। यानी कि मुझे याद है कि जब ये राज्य बना था तो प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो एक हमने यहाँ पर गोष्ठी करवाई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद कुमार जी आए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि ये राज्य इतनी जल्दी बन गया। तो उन्होंने साथ साथ हमें एक वार्निंग भी दी थी कि ये राज्य तो बन गया, अब ये राज्य 5 सीटों वाला राज्य है, जिसमें लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो जब यूपी में जुड़े हुए थे, तो उस समय सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य था ये। तो हमारी पूछ होती थी, हमारे मुख्यमंत्री बने, गोविंद वल्लभ पंत गृह मंत्री बने, तिवारी जी बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे, विजय बहुगुणा, ये हेमवती नंदन बहुगुणा रहे। तो कहने लगे इसलिए हम राजनीति रूप से बहुत पिछड़ गए हैं, हमारी केंद्र में इतनी अहमियत नहीं होगी, और राज्य भले ही हमारा बनने जा रहा है, और कुछ हमारी क्षेत्रीय समस्याएं जो हमारे सामने आएंगी। हरिद्वार मिला, और जैसे अभी भागीरथ जी ने बताया कि यहाँ तिवारी के ज़माने में औद्योगिक विकास हुआ, उसमें केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। परंतु जिस तरह से इस राज्य का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी जो सोच है यहाँ के लोगों की कि हमारे यहाँ जितने भी चुनाव हुए, यूकेडी सिकुड़ती गई, बसपा सिकुड़ती चली गई, अब आपकी आम आदमी पार्टी आ रही है, उससे भी कोई ख़ास ऐसी हमें उम्मीद नहीं लगती। वो केवल वोट काटने वाली रणनीति के तहत यहाँ पर आ रही है, और हो सकता है कि उसे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग लाए हों। तो इसलिए जो है यहाँ के लोगों की जो सोच है, मानसिकता है, वो हमेशा राष्ट्रीय हितों से जुड़ी रही है और राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों की कोई हमेशा न जगह थी न जगह रहेगी। ये हमारे 21 सालों का जो इतिहास है उत्तराखंड का, उसने यह साबित किया है। राजू जी, हालांकि ये क्षेत्रीय दल क्यों नहीं पनप पाते? क्योंकि आपने राजू नयन बहुगुणा, आपने नयन से पूरे उत्तराखंड को देखा, सुंदर लाल बहुगुणा के सुपुत्र, और जाहिर तौर पर आपने हर एक इलाके का अध्ययन किया है बेहतर तरीके से। ऐसा क्या है कि क्षेत्रीय दल पनप नहीं पाते इन दोनों राष्ट्रीय दलों के आगे? क्षेत्रीय दल का उत्तराखंड में न पनपना मैं एक विडंबना मानता हूँ। आमतौर पे जो छोटी आबादी के और छोटे क्षेत्रफल के राज्य हैं, मसलन झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, अथवा नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या दक्षिण के कुछ राज्य हैं, तो उनमें क्षेत्रीय दलों का ही वर्चस्व रहता है। और क्षेत्रीय अथवा छोटे दलों की विशेषता ये रहती है कि उनका उस तरह से कोई बहुत बड़ा तामझाम या बहुत बड़ा तंत्र नहीं होता, उनका आला कमान बहुत दूर नहीं होता, बल्कि उनकी आकांक्षाएं, उनकी सोच, उनकी कल्पनाएं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी स्थानीय
समाज के स्थानीयता के प्रति होती है। मैं क्षेत्रीयता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रीयता की बात कर रहा हूँ। और क्षेत्रीयता जो है ये छोटे राज्यों के लिए, नए राज्यों के लिए बड़ी आवश्यक है। लेकिन यहाँ क्षेत्रीय दलों का या क्षेत्रीय दल का कहें, या अभी तक यहाँ एक ही क्षेत्रीय दल है, उसके न पनपने का कारण ये रहा है कि जो हमारा यहाँ क्षेत्रीय दल रहा है उसने तथाकथित राष्ट्रीय दलों का पिछलग्गू बनना स्वीकार किया। तो जब आप उनकी कार्बन कॉपी बनना चाहेंगे, जो राष्ट्रीय दल हैं जिनका आला कमान दिल्ली में बैठता है और जिन्हें यहाँ के उससे कोई सरोकार नहीं है, बहुत छोटा राज्य है, ऐसे भी 5 यहाँ से सांसद है तो इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो ऐसे दलों की जब आप कार्बन कॉपी बनेंगे तो आप उनसे बदतर साबित होंगे जी, क्योंकि कार्बन कॉपी हमेशा ओरिजिनल से ख़राब होती है। तो यहाँ जो क्षेत्रीय दल था उसने यहाँ के जनमानस की अपेक्षाओं पर, यहाँ के जनमानस की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम नहीं किया। इसीलिए धीरे धीरे अमुक क्षेत्रीय दल का क्षरण होता गया, उसका ह्रास होता गया और आज वो सो कॉल्ड क्षेत्रीय दल मेरे ख्याल से विलुप्त की कगार पर है। कहीं उसे ढूंढना पड़ेगा कि कहीं है या नहीं है। और जो आपने इस परिचर्चा का विषय रखा है युवा आकांक्षाएं, शायद कुछ ऐसा है, युवा क्या, युवा उम्मीद, तो ये बड़ा सार्थक है क्योंकि उम्मीद भी युवाओं से है जी, और उम्मीदों को पूरा भी युवा कर सकते हैं और उम्मीद के हकदार भी युवा हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ की जो युवा शक्ति, एक बड़ी घिसी पिटी लेकिन फिर भी सामयिक और बड़ी सार्थक कहावत यहाँ कहते हैं कि उत्तराखंड का पानी और यहाँ की जवानी यहाँ के काम नहीं आती है। और पानी तो बह के जाएगा, ये एक भौगोलिक अथवा प्राकृतिक सत्य है। लेकिन जो यहाँ के युवक हैं वो भी दुर्भाग्यवश, विडंबनावश अपने रोज़गार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ से बाहर के महानगरों में पलायन करने को विवश हैं जी। जबकि दूसरे जो हिमालयी राज्य हैं या दूसरे हिमालयी राष्ट्र हैं, मैं उसमें अपने पड़ोसी एक देश को शामिल कर रहा हूँ, उसको छोड़ के जो दूसरे हमारे अगल बगल के हिमालयी राज्य हैं तो उनमें पलायन ना के बराबर है या इस तरह का पलायन नहीं है जैसा उत्तराखंड से है। यहाँ के तो ये समझिए कि 18 से और 50 साल की उम्र के, मेरे ख्याल से ख़ास तौर से पहाड़ के 75% लोग बाहर हैं। तो यहाँ राज्य बनने के बाद भी हम रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए, जबकि वो संभव थे। यहाँ सब कुछ है, प्राकृतिक संपन्नता है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक सौंदर्य है। अब आखिर जो दुनिया के जो लोग पर्यटन से अपनी अर्थव्यवस्था, जिनका मुख्य आधार पर्यटन है, मसलन स्विट्ज़रलैंड है जो सारी दुनिया में एक उदाहरण के तौर पे पेश किया जाता है, तो मैं उस देश में भी गया हूँ और मैंने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपने संसाधनों को लेकर स्थानीय सोच को विकसित करके अपनी अर्थव्यवस्था विकसित की। इसलिए आपने कभी सुना कि स्विट्ज़रलैंड के लोग कहीं घूमने फिरने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले जाते हैं, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ये तो विपक्षी पार्टियों और सरकार को भी समझना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं और क्या युवाओं को मिल रहा है, क्या उत्तराखंड को मिल रहा है। आते सर राजीव नयन जी, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2022 में? देखिए, मुद्दे जो असल में मूल मुद्दे हैं वो अभी तक छुए नहीं गए और दुर्भाग्यवश जो 2 तथाकथित राष्ट्रीय और बड़े दल अभी तक उत्तराखंड की हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने कभी यहाँ की मूल आकांक्षाओं पर, यहाँ के मूल प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया या उन्हें ध्यान देने का मौका नहीं मिला। मसलन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ जल संरक्षण का है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत पानी है, जल संपदा है, जिसका हम उपयोग अपने लिए नहीं कर पाए हैं। अब आप देखिए कि टिहरी डैम है, जब वो बना था उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। इसलिए जो समझौता हुआ, जो ट्रीटी हुई, उसमें 25% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, बाकी सेंट्रल एरिया केंद्र सरकार का है। अब आप एक बुनियादी बात ये समझिए कि ज़मीन हमारी डूबी, उत्तराखंड की, लोग हमारे विस्थापित हुए। उत्तर प्रदेश की न तो ज़मीन डूबी, ना उसका पैसा लगा, पैसा केंद्र सरकार का लगा। तो हमारे यहाँ
एक टर्म है जिसे कहते हैं अदेल, कि अपनी ज़मीन पे मैं किसी को कास्ट करने को देता हूँ तो उसमें आधा उसका और आधा हमारा। तो पहले तो अदेल होना चाहिए था कि यहाँ के टिहरी डैम जैसी परियोजनाओं से जो बिजली पैदा हो रही है उसमें आधा हिस्सा हमारा होना चाहिए था, और आधा नहीं तो कम से कम 25% हिस्सा होना। एक सवाल भागीरथ जी आपसे कि देखिए, सिमटती खेती और जो प्लेन का एरिया है, किसानों का मुद्दा बहुत अहम होता है और ऐसे में चर्चा भी हो रही है। तीसरा विकल्प भी आ रहा है, उत्तराखंड में आ चुका है। तो किसानों को लेकर आप क्या देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टियां इन किसानों को अपने किस नज़र से देखती हैं? देखिए, एक बड़ा कटु सत्य है, उत्तराखंड के सरकार ने जो विधानसभा में हाउस में जो बताया, क्योंकि हम भी सदन में कवरेज कर रहे थे तो हम भी गवाह हैं। सरकार ने ये बताया कि 1000 से अधिक गांव, खासकर पर्वतीय क्षेत्र के, गैर आबाद हो चुके हैं। अब गैर आबाद का मतलब जहाँ जो है कोई जन नहीं है, गैर आबाद वीरान पड़ गए। और उसके साथ अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि वो निष्प्रयोज्य हो गई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। और जो मैदानी क्षेत्र हैं, खासकर जैसे हल्द्वानी आप ले लें, रुद्रपुर ले लीजिए, देहरादून, हरिद्वार, अब यहाँ देख रहे हो जो अर्बनाइजेशन जिस प्रकार से हो रहा है तो कृषि भूमि का ह्रास हो रहा है, कृषि भूमि कम हो रही है और उसमें जो है कंक्रीट के जो महल हैं वो खड़े हो रहे हैं। सर, ये चीज़ें तो समझ में आती हैं, ये चीज़ें सब समझ में, आप भी करीब से देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां इसे किस तरीके से ले रही हैं? तो सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता है कि गांव जो हैं गैर आबाद क्यों हो रहे हैं। होता क्या है, आप देखिएगा सिंचाई और लघु सिंचाई का जो बजट है उत्तराखंड में, तो वो करीब 1,500-2 हज़ार करोड़ से ऊपर केवल योजना मद में होता है। और इतना 21 साल से हम ये खर्च करते जा रहे हैं सिंचाई संसाधन बढ़ाने, लघु सिंचाई के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, बड़ी नहरें और छोटी नहरों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपया पर सालाना खर्च हो रहा है। और फिर भी अब आप देखेंगे असिंचित क्षेत्र हैं, खासकर निकल के क्या आया? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पैसा गया कहाँ। एक स्पेशल ऑडिट तो इस बात पर होना चाहिए कि ये जो पैसा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो खर्च हुआ वो कागज़ों में हुआ या धरातल पर भी हुआ, ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं इस उत्तराखंड में जिस तरह की प्रवृत्तियाँ पनपी हैं तो उसी का ये परिणाम है कि आज जो यूथ है उसमें एक हताशा है, एक निराशा है। उसके पास अपनी भूमि तो है, अपना भवन भी है, अपना गांव भी है, लेकिन वो रोजगार के लिए बाहर। सुनील जी, क्या विकल्प है स्टार होटलों की तरफ पार्टी को लेकर? क्या विकल्प है? जिस तरीके से सर ने बोला कि यूथ ये सोचता है, यूथ के जहन में ये चीज़ें चलती हैं, फिर बात घूम फिर कर उसी राजनीतिक दल के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं चीज़ें, हर एक स्तर पर जाकर। तो ऐसे में जब आप कोई भी रिपोर्ट देखते हैं या फाइल करते हैं या लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये यूथ को भी समझना है, सरकार को भी समझनी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो कल को सरकार में है आज विपक्ष में है। लेकिन जहाँ तक विकल्प की बात है, युवा चाहता है कि विकल्प आए नया, परंतु जो क्षेत्रीय पार्टी है UKTI, जैसे बगुड़ा जी ने बताया, उसने लोगों को बहुत निराश किया है जी। यानी भ्रष्टाचार जो राज्य में ख़त्म होना चाहिए था वो नहीं, वो बढ़ा बिल्कुल लगातार 21 साल में है। उसके अलावा युवा चाहता है कि विकल्प उसके सामने आए, परंतु उसके सामने कोई विकल्प सामने नहीं आ रहा है। केवल 2 राष्ट्रीय दलों, लेकिन यूथ को हर कोई टारगेट कर रहा है। कोई कह रहा है कि हम सरकार बनाते हैं तो 80% रोजगार देंगे, हम भत्ता देंगे। यूथ को टारगेट तमाम पार्टियां करने लगी हैं। कोई टिकट देने की बात कह रहा है, कोई संगठन से जोड़ने की बात कर रहा है, कोई कार्यकर्ता बनाने की बात कर रहा है। तो यूथ केवल इसी में उलझ के रह जाएगा या वाकई सरकारें कुछ करेंगी या पार्टियां कुछ करेंगी? देखो, यूथ के सामने
यूथ चाहता है विकल्प आए, परंतु यूथ को जिस तरह से जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो केवल यूथ को एक मोहरा बना रही है, उनको प्रयोग कर रही हैं। ये 21 सालों में हमने देखा है। क्योंकि जिस समय राज्य बना था तो उस समय युवाओं को ये बताया गया था, महिलाएं जो थी, जो इस आंदोलन की सबसे बड़ी रीढ़ थी, उनको कहा गया था कि तुम्हारे जो बेटा जो दिल्ली जा रहा है या कहीं और जा रहा है रोज़गार के लिए, उसको उसके आंगन में ही रोज़गार मिलेगा, उसके घर में उसको रोज़गार मिलेगा, उसके ज़िले में रोज़गार मिलेगा। परंतु हम इसमें बुरी तरह फेल रहे हैं। आज क्या हुआ, जो इंडस्ट्री का हब कौन बन रहा है? हरिद्वार बन रहा है, मैदानी क्षेत्र उधम सिंह नगर बन रहा है। तो हमने पहाड़ में जो है यूथ हम रोज़गार दें, उसमें हम बिल्कुल पॉलिसी फेल हम हो गए हैं। जापान में लोगों को पहाड़ जगह मिलती है, चीन में मिलते हैं रोज़गार लोगों को पहाड़ में, परंतु यहाँ हम बुरी तरह फेल हो चुके हैं। यानी हमारे जो सरकारें अब तक आई हैं, वो सरकारें मैं कहूँगा सीधे सीधे जो है केवल यूथ का मिसयूज़ कर रही हैं, और वो केवल खनन माफियाओं में, शराब माफियाओं में, इनमें उलझ कर रह गई हैं। और जो बदतर, जो पहाड़ का एक नाम था कि पहाड़ के लोग ईमानदार होते हैं, पहाड़ की नौकरशाही ईमानदार होते हैं अधिकारी, परंतु जो 21 सालों का अनुभव है कि भ्रष्टाचार की ओर ये राज्य जो है बिल्कुल अग्रसर हो रहा है। ये सब आप देख रहे हैं, चाहे सचिवालय चाहे कोई जो, ये यानी कि जो पहाड़ की इमेज थी, इन नेताओं ने जो इमेज बना दी हमारी। राजू नयन जी, ये तीन देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टी और एक आम आदमी पार्टी की एंट्री उत्तराखंड में हो चुकी। क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं क्या होनी चाहिए? देखिए, किसी भी समाज के 3-4 बुनियादी मुद्दे होते हैं। एक तो स्वास्थ्य का, उसका ठीक से इलाज हो और घर के नज़दीक उसका इलाज हो, अच्छा इलाज हो। दूसरा, शिक्षा उसे बेहतर मिले। तीसरा, उसे पानी और बिजली सुलभ हो, सस्ती हो। अब आज पहाड़ से जो पलायन की बात बार बार उठती है, और ये कटु सत्य भी है कि राज्य के गठन के बाद ये लगा था कि शायद पलायन रुकेगा पहाड़ों से। पलायन आयोग भी बना और राज्य के गठन का मूल आधार ही पलायन था कि लोगों को मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है। अब आप देखिए कि राज्य गठन के बाद देहरादून और हल्द्वानी की आबादी 2 गुना नहीं बल्कि 8 और 10 गुना बढ़ गई है। आखिर लोग वहाँ से आ क्यों रहे हैं? क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं नहीं हैं, चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है। अस्पताल में अभी आए दिन हमें ये फ़ोटो और फुटेज देखने को मिलते हैं कि किसी प्रसूता को लेके 2-2 दिन का रास्ता लोग चारपाई पर उसे टांग के कहीं ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य की कहाँ तो जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं हम जी, कहाँ तो जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं हम पहाड़ में। जी हाँ, वो सुविधाएं नहीं है स्वास्थ्य की। और मैं आपसे बुनियादी बात कह रहा हूँ, ये 4 चीज़ें आप कर दीजिए। अच्छे स्कूल आप पहाड़ों में जगह जगह खोल दीजिए। खोलना क्या है, जो आपके सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर बढ़ाइए, जो आपके चिकित्सालय हैं उनका स्तर बढ़ाइए, और बिजली और पानी लोगों को सुलभ कराइए। भागीरथ शर्मा जी, गैरसैंण की हर पॉलिटिकल पार्टी के केंद्र बिंदु में गैरसैंण, एक उत्तराखंड राज्य की अस्मिता इसी से जुड़ती है। गैरसैंण राजधानी तो सारे पहाड़ का विकास, क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ में राजधानी हो तो बेहतर विकास। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं? दोनों पार्टियों को सबने देखा, अब आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, जब राज्य गठन की प्रक्रिया शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, कौशिक समिति बनी थी। उसकी सिफारिशें इसके इर्द गिर्द ही जाती हैं। फिर यहाँ भी एक आयोग बना, राजधानी आयोग, करोड़ों रुपया खर्च हुआ तमाम सर्वे के नाम पर, और जो उसमें सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति हुई, उनका स्टाफ था, करोड़ों रुपया खर्च हुआ। और परिणति क्या हुई? कुछ नहीं, कोई स्पष्ट न तो संस्तुतियाँ थी, और जो कुछ था भी कहीं पर कोई परामर्श थे तो सरकारों ने उसको अपनाया नहीं। आज गैरसैंण जो है वो केवल राजनीतिक मुद्दा हो गया लगता है, और गैरसैंण उसी तरह गैर है जैसे हमारे जो नेता बिरादरी के लोग हैं उनके लिए जनता है, तो चुनाव के समय आ जाते हैं और फिर 5 साल भूल जाते हैं। ठीक है सुनील जी, आम आदमी पार्टी के आने के बाद किसका नुकसान? देखिए, आम आदमी जो पार्टी है उसको बहुत सुनियोजित तरीके से लाया गया है यहाँ पे। जैसे पहले पंजाब में लाया गया था, तो पहले ये था कि वो कांग्रेस के वोट काटेगी, परंतु फिर ये जब ये उसका एक मुख्यमंत्री घोषित कर दिया उन्होंने सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी को,
तो क्योंकि सेना का जो प्रभाव है, जो पूर्व सैनिक है उनका जो प्रभाव है यहाँ पे, वो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पे ज़्यादा है, तो अब उनको लगा कि ये नुकसान जो है हमें ज़्यादा इससे हो रहा है। यानी जो दांव था वो उल्टा जरी जो है इनको सत्तारूढ़ पार्टी को पड़ गया उसका। यानी लाए थे वो कांग्रेस के वोट काटने के लिए, परंतु दांव उनको उल्टा पड़ा। इसलिए उन्होंने एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया और ये कह के मुख्यमंत्री बनाया कि ये पूर्व सैनिक के बेटे हैं। तो उनको ज़रूरत क्या थी इस बात को कहने की, क्योंकि जब ये युवा जब आम आदमी पार्टी एक आर्मी के रिटायर्ड अफसर को लाई तो इनको सोचना पड़ा इस चीज़ के लिए। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो खेल हो रहा है कि सत्ता में किस तरह से हम बने रहें, सत्ता हमारे पास किस तरह से आए, हम या सत्ता में वापस किस तरह आए विपक्षी पार्टी, केवल वो खेल खेला जा रहा है। उत्तराखंड का जो आम आदमी है, जो युवा है, उसके बारे में कुछ नहीं कोई सोच रहा। जैसे भागीरथी जी ने कहा, सबसे बड़ी गलती उत्तराखंड राज्य में ये हुई कि जब इसकी राज्य की नींव पड़ी, मुख्यमंत्री का चयन गलत हुआ। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हुई कि राजधानी के बारे में 2-2 फैसला होना चाहिए था, हमने दीक्षित आयोग बना दिया यहाँ पे है। और दीक्षित आयोग जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए बात को, ये जब मैं उनसे मिला एक बार जो है, तो उनकी जो सोच थी वो सोच थी, कभी ये सोच नहीं थी कि उनकी गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा, वो भी टालम टाल करते रह जाइए। ये राजधानी जिस दिन उत्तराखंड राज्य बना था उसी दिन इसकी राजधानी घोषित होनी चाहिए थी। जब नैनीताल हाईकोर्ट आपने घोषित कर दिया तो राजधानी आपने क्यों नहीं घोषित करी? केवल एक जो गैरसैंण है उसको केवल आप जो है मुद्दा सिर्फ ये बना रहे हैं कि वो एक आदमी की लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मुद्दा है, जनता की भावनाओं का राजू नयन जी, बीजेपी कांग्रेस को चुनौती आम आदमी पार्टी से, नफा नुकसान वो तो बाद में पता चलेगा 2022 में। सवाल ये है कि उस मॉडल को दिल्ली से उत्तराखंड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो कैसे संभव हो पाएगा ये सारी चीज़ें अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड में एक तीसरे विकल्प की बड़ी सख्त और बड़ी घनघोर आवश्यकता है। मैं बार बार इस बात को जोर दे रहा हूँ कि एक तीसरा विकल्प यहाँ होना चाहिए। दुर्भाग्यवश तीसरे विकल्प के रूप में जो 2 पार्टियाँ यहाँ आई, एक यूकेडी और दूसरी बीएसपी, वो दोनों समय समय पे बारी बारी से सत्ता में शामिल होकर सत्ता के पापों में वो भागीदार बन गए। इसलिए उन्हें तीसरा विकल्प नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वो तो जैसा शामिल बाजा होता है कि कोई गाना गा रहा है, साजबाज बज रहे हैं तो उसके साथ में तानपुरा बज रहा है, उसके सुर में सुर मिलाने को। तो इन दोनों पार्टियों का अभी तक इनकी भूमिका ये रही है। अब आम आदमी पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, उसने दिल्ली में जो वादे किए थे उसमें शायद ज़्यादातर को पूरा किया है, इसलिए उससे उम्मीद बनती है। अब दिल्ली का समाज अलग है, दिल्ली का भूगोल अलग है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी अलग है, दिल्ली का क्षेत्रफल भी अलग है। दिल्ली कुल मिला के 40 किलोमीटर में फैला हुआ राज्य है। यहाँ आप अस्कोट से आराकोट जाना चाहेंगे तो आपको 3 दिन लगेंगे। तो यहाँ की जो प्राकृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विषमताएं हैं, ये भी आप देखिए कि इनको किस तरह से आम आदमी पार्टी उस पर काबू पाती है, उस पर विजय पाती है, अलग बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी फ़िलहाल यहाँ उम्मीद एक जताती है। अब एक बार मैं नहीं इस बात का दावा करता कि वो यहाँ हुकूमत बनाने के काबिल होंगे, लेकिन एक तीसरी शक्ति यहाँ अवश्य ऐसी होनी चाहिए कि जो कम से कम नियंत्रक का काम करे, कंट्रोलर का काम। भागीरथ शर्मा जी, विश्वास कैसे करें? क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ के लोग बहुत ईमानदार रहते हैं। 2 सरकारें उन्होंने 2 पार्टियों की देखी, राष्ट्रीय पार्टियों की, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, हालांकि आम आदमी पार्टी अब यहाँ है, तो उम्मीद के साथ साथ भरोसा कैसे करें यहाँ के लोग? देखिए, जैसे अभी बगुड़ा जी ने कहा कि उत्तराखंड विविधताओं वाला भरा राज्य है और निश्चित रूप से यहाँ जो लिटरेसी है, आप देखेंगे कि ये कहा जाता है कि केरल के बाद हम दूसरे स्थान पर होते हैं। हाँ, ये सच है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ थोड़ा लिटरेसी का % थोड़ा डाउन है। लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे कि तीसरा विकल्प नहीं होने से ही यहाँ जो 2 राष्ट्रीय दल हैं, इन्हें ये लगता है कि हम ही यहाँ के किंग हैं। आपको क्या लगता है, वैक्यूम बन गया है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्हें लगता है कि हम ही खेला करेंगे, कभी पहले आप फिर हम। लेकिन तीसरा जो है, जैसे कहा कि एक इस स्थिति में बड़े राजनीतिक दल, चूँकि उनके मुद्दे, उनका जो लक्ष्य होता है, केंद्रीय सत्ता होती है अमूमन, और उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य, जैसे बार बार कहा जा रहा है इस बात को, कि ज़्यादा महत्व नहीं रखता।
लेकिन उत्तराखंड का महत्व उस संदर्भ में देखिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो राज्य है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते। सीमाओं से पलायन हो रहा है और ये भी हम बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं और कहना भी चाहिए कि हमारा हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में सेवाएं देता है। किसी ने लोग देखें, रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं, हमारे जो वीर जवान हैं वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तो बड़ा गर्व होता है। लेकिन जो सरकारों द्वारा जो कहा जाता है वो ऐसा लगता है कि सबको वोटों की फसल मान लिया गया है, चाहे वो सैनिक हों, चाहे किसान हों, चाहे गरीब हों, चाहे मजदूर हो। तो ये खेल बंद होना चाहिए। इसलिए यहाँ तीसरा विकल्प एक ऐसा होना चाहिए जो इन पर अंकुश रखने का काम करे और इनके जो झूठे वादे जुमले इन पर जो है उस पर नज़र रखें। ये तो 2022 में पता चलेगा तीसरे विकल्प के बारे में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सम्मेलन में जुड़ने के लिए। ज़ाहिर तौर पर आप तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहद करीब से उत्तराखंड को आपने देखा है, आपने उसके मर्म को समझा है, पॉलिटिकल पार्टी को करीब से देखा है, उनके नेताओं से बातचीत की है। आपकी बातों से हो सकता है कि असर पड़े। लगातार कहा जा रहा है कि तीसरे विकल्प की ज़रूरत है उत्तराखंड को। ऐसे में 2022 में ये देखने को मिलेगा कि आखिर यहाँ की जनता किस दल को अपना बहुमत देती है। इस सेशन में बस इतना ही।